हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल 21 कॉर्नर्स द अचीवर्स। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेट, उसी टॉपिक पे बेस्ड, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे बेस्ड डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने वाले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे जो चैनल है ये प्रोवाइड कराता है हेल्पफुल मटेरियल डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जैसे कि यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए, एफ कैट, डिफरेंट एसएससी एग्जाम्स, डीआरडीओ, एनटीपीसी, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स और मैनी मोर, ठीक है। सो प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को एंड फॉलो दिस चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन इकोनॉमिक कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो इनमें से कौन सा 1857 की लड़ाई का एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉज नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शंस है हैवी टैक्सेशन, भारी मात्रा में टैक्स। सेकेंड ऑप्शन है पुट डाउन द मेजर पैट्रोनेज फॉर आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट्स, उन पे आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट्स पे दबाव डालना। थर्ड ऑप्शन है इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन, जो इंडियन कॉटन है, जो इंडियन कपड़ा है भारतीय, उसको मार्केट में अवेलेबल कराना, उसको बढ़ाना, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है डी, इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड जो है, कृषि वाली जो भूमि है उस पर दबाव डालना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉटन जो है उसका उस टाइम पे अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए, भारतीय कपड़े को बढ़ाने के लिए वो उसको बढ़ावा दिया जाता था इंडियन मार्केट में, ठीक है। तो ये ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। और ये इसलिए है क्योंकि इंडियन कॉटन को यूरोपियन मार्केट से बैन कर दिया था इन्होंने, ठीक है। अब वहाँ से बैन कर दिया, और अगर ये यहाँ पे इंडिया में अगर इंडियन कॉटन बढ़ाएंगे अवेलेबिलिटी, तो उसका मार्केट प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। तो ये वाला मेन रीज़न नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्सटर्नल इवेंट्स इन्फ्लुएंस द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इनमें से कौन सा जो आउटर इवेंट था उसने इन्फ्लुएंस किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट अफगान वॉर, पहला अफगान युद्ध। बी है पंजाब वॉर, पंजाब युद्ध। सी है क्रीमियन वॉर, क्रीमियन युद्ध। या डी है संथल रिबेलियन, संथल की लड़ाई, ठीक है। अब इनमें से जो मेन है ऑप्शन है ये दे रखे हैं नीचे 1 2 3 4 करके, कि खाली ए है रीज़न, या फिर ए एंड बी है, या ए बी सी है, या ऑल ऑफ द एबव है। सो इनमें से आपको बताना है बेसिकली। बहुत सारे जैसे कि यूपीएससी वगैरह एग्जाम्स में इसी बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको अगर ये 4 ऑप्शन दे दिए और उसी में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा मेन रीज़न था उस चीज़ का, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया था कि बेसिकली क्या हुआ था उस टाइम पे, कि ये जो सारे वॉर थे ये सारे उसी टाइम पे हो रहे थे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट अफगान वॉर जो था वो 1838 टू 42 चला था, और सेकेंड ये जो पंजाब वॉर था ये 1845 टू 49 चला था, और ये जो क्रीमियन वॉर था ये 1854 और 56 चला था। और ये जो संथल की लड़ाई है, संथल की लड़ाई ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछते हैं कि संथल की लड़ाई किस टाइम पे हुई थी। ये इसी टाइम पे हुई थी 1855 और 1857 के। तो सारे ये जो वॉर थे ये आसपास ही हुए थे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, कि ऑल ऑफ द एबव इन्फ्लुएंस द रिवॉल्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वट वर द सोशियल रिलीजियस कॉजेज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट कॉज्ड अनरेस्ट एमंग पीपल, ठीक है। तो उस टाइम पे जो सोशियल रिलीजियस कारण था वो क्या था कि जिन्होंने लोगों में अनरेस्ट, मतलब वो हड़बड़ी मचा दी थी, ठीक है। कि मतलब अब तो काफ़ी ज़्यादा युद्ध वगैरह की वो आ गई, तो इसलिए अब इसके ऑप्शन हैं एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म्स, टैक्सेशन ऑफ मॉस एंड टेम्पल लैंड्स, या रेशियल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्रिटिशर्स। जैसे कि आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ए बी सी, ऑल ऑफ द एबव, ओनली सी, या
सी एंड डी, इनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा मेन रीज़न था। सो पहला जो है कि क्रिश्चियन मिशनरीज, उस टाइम पे आपको मैंने बताया था कि ये जो हिंदू हैं, ये मुस्लिम, इनको फोर्स किया गया था कि आप क्रिश्चियन में बदल जाइए, कि आप क्रिश्चियन धर्म अपना लीजिए। तो ये सब भी बहुत बहुत हुआ था उस टाइम पे। या फिर सोशल रिफॉर्म चेंज करने पे हुआ था कि बहुत सारे सोशल रिफॉर्म चेंज किए गए थे। या जो मस्जिद है और मंदिर हैं उनमें टैक्सेशन बढ़ा दिया था, मतलब कर लगा दिया था। अब आप तो जानते हो कि मस्जिद और मंदिरों में क्या कर लगाना, तो उस टाइम पे ये भी हुआ था। ठीक है। रेशियल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, रेशियल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब कि वही रंग भेद वाले की भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना, और उसी बेस पे वो ब्रिटिशर्स दबाव डालते थे। ठीक है। सो इसका जो मेन आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑल ऑफ द एबव जो क्वेश्चन आता है उसका 60 to 70% वही करेक्ट आंसर होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी क्वेश्चंस को, बाकी ऑप्शंस को ध्यान ही ना दो। ठीक है। सो ये ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच फॉर द सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट एंड लीडर्स एसोसिएटेड। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत सारे जो लीडर्स थे एसोसिएट, वो कहाँ कहाँ से थे, उसका मैंने एक पोर्शन निकाला था आपके लिए। तो वही है, ऑप्शन में दे रखा है कि दिल्ली जनरल भक्त खान, कानपुर नाना साहेब, लखनऊ बेगम हज़रत महल, बरेली कुंवर सिंह। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि बरेली से बेसिकली खान बहादुर लड़े थे, खान बहादुर लीडर थे, खान बहादुर बरेली से। और जो कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह ये बिहार से लड़े थे, कुंवर सिंह बिहार से लड़े थे। ठीक है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। बाकी कि ये इनकरेक्ट है कि ये मैच नहीं किया। ठीक है। बाकी अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वाई डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल, कि रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ था, इसका क्या रीज़न है। ठीक है। इट वॉज नॉट जॉइंड बाई सर्टेन ग्रुप्स एंड क्लासेस, कि वो किसी ग्रुप और किसी क्लासेस से ज्वाइन नहीं करा था उस रिवॉल्ट को, इसलिए फेल हुआ था। या फिर मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस लुक्ड एट इट एज बैकवर्ड लुकिंग, कि जो एजुकेटेड इंडियन थे, जो पढ़े लिखे थे, वो सोच रहे थे कि ये बहुत ही पुरानी सोच है, इसलिए ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंडियन सोल्जर्स वर वेल इक्विप्ड, कि इंडियन सोल्जर वेल इक्विप्ड थे, बहुत अच्छा उनके पास वो थे, इक्विपमेंट थे लड़ने के लिए। या देयर वाज अ कोहेरेंट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द रिवॉल्ट, कि मतलब ये सुसंगत वाली विचारधारा है, कोहेरेंट आइडियोलॉजी। ठीक है। ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, ए बी सी, ओनली डी, या ए एंड बी। ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ था उस टाइम पे कि जो सर्टेन ग्रुप और क्लासेस था उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। जैसे मैंने आपको बताया, जो एकदम हाई क्लास के थे, पढ़े लिखे लोग, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था ये रिवॉल्ट, इसलिए भी फेल हुआ था। और जो ये मॉडर्न एजुकेटेड इंडियन थे, उन्होंने इसको बहुत बुरा समझा था कि ये बहुत पिछड़ी सोच है, इसलिए हम लड़ेंगे नहीं इस पर। ठीक है। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत है। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल वॉज द इमीडिएट फैक्टर ऑफ स्टार्ट ऑफ द रिवॉल्ट। एनफील्ड राइफल का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो इमीडिएट कारण था रिवॉल्ट स्टार्ट करने का। या फिर द रिवॉल्ट ब्रोक आउट इन नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये लड़ाई जो स्टार्ट हुई थी ये उत्तरी और मध्य भाग में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। सो इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं, ओनली ए इज़ करेक्ट, ओनली बी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, या फिर नन। ठीक है। सो इसका जो आंसर है वो है डी, यानी नन। क्योंकि बेसिकली क्या हुआ था उस टाइम पे, जो एनफील्ड राइफल में थी कार्ट्रिज भरी जाती थी, वो ये रूमर फैल गया था कि वो या तो सुअर के फैट से बनी थी या फिर काऊ फैट से बनी थी, गाय के चर्बी से बनी थी। तो वो कारण था बेसिकली जिसकी वजह से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और द रिवॉल्ट ब्रोक आउट इन नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट नहीं, बाकी पार्ट में भी रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो ये इसका आंसर है नन। सेवंथ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। लक्ष्मी बाई ज्वाइंड द रिवॉल्ट बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज कॉइन्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। मैंने आपको बताया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये बोला गया था कि जो अब जैसे पिछले ज़माने में होते थे कि मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो वो हटा दिया था इन्होंने कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा अगर उनका कोई वारिस नहीं है तो, और क्या कहते हैं फिर वो उन्हीं के द्वारा रूल किया जाएगा, ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किया जाएगा। सो ये वाला तो सही है कि लॉर्ड डलहौजी ने यही यही निकाला था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी इन्होंने निकाला था लॉर्ड डलहौजी ने, जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और ये रीज़न भी सही है ए वाला, कि इसी वजह से लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई ने ज्वाइन किया गया था रिवॉल्ट, क्योंकि उनके जो बेटे थे उनको बिठाया नहीं उन्होंने तख्त पे, और जो हस्बैंड थे रानी लक्ष्मीबाई के उस टाइम पे राजा गंगाधर राव, उनको उनके जो बेटे थे उनको नहीं बिठाया गया था उनके मरने के बाद, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवॉल्ट, कि एकदम अचानक जो परिणाम थे लड़ाई के वो क्या हुए थे। ठीक है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एज्यूम्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन, कंपनी रूल वॉज एबोलिश्ड, कंपनी रूल बंद कर दिया था, क्वींस प्रोक्लेमेशन वॉज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कनिंग एट इलाहाबाद, जो रानी का वो था, रानी के ऑर्डर थे उसको लॉर्ड कनिंग ने अनाउंस किया था। ठीक है, ऑप्शन है कि ऑल ऑफ द अबव, ओनली सी, ओनली बी या ए एंड बी। ठीक है, इसमें से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो बेसिकली डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ही आ गई थी ब्रिटिश क्राउन से। ठीक है, और कंपनी रूल भी बंद कर दिया था, और उसके बाद जो ये जो क्वीन का प्रोक्लेमेशन था, उनके जो ऑर्डर थे वो लॉर्ड कनिंग ने अनाउंस कर दिए थे इलाहाबाद में। ठीक है, तो इसका आंसर ए है, ऑल ऑफ द अबव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। आफ्टर द रिवॉल्ट ब्रिटिश आर्मी वॉज थॉरोली रीऑर्गेनाइज टू प्रिवेंट सच इवेंट इन द फ्यूचर, कि जो लड़ाई के बाद ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने ये ध्यान रखा कि ऐसा कोई भी इवेंट अगर फ्यूचर में होता है तो उसके लिए वो एकदम तैयार रहेंगे। ठीक है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने आर्मी खड़ी कर दी थी अपनी। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़ एट कैलकटा, मद्रास एंड बॉम्बे, तो उसके बाद जो 3 यूनिवर्सिटीज़ थी, 3 विश्वविद्यालय खुले गए थे। आपको तो पता ही है, कोलकाता में, मद्रास में और मुंबई में 3 विश्वविद्यालय सबसे पहले खुले थे, वो खुले थे 1857 के बाद ही। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछते हैं कि हु बिकेम द फर्स्ट वाइसराय आफ्टर द रिवॉल्ट, कौन बना था पहला वाइसराय आफ्टर द रिवॉल्ट, क्योंकि वाइसराय से पहले जो पोस्ट थी वो थी गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था कि अब फर्स्ट वाइसराय कौन बना था, पहला वाइसराय कौन बना था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, पहला वाइसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर 1857 रिवॉल्ट ब्रिटिशर्स सपोर्टेड सोशल रिफॉर्म्स विद मोर विगर, कि मतलब सोशल रिफॉर्म को उन्होंने और अच्छे तरीके से सपोर्ट किया था। अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी कि मतलब बांटो और फूट डाल दो उनके बीच में, लोगों के बीच में, कि एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है, और फिर रूल करो उनको। और सप्रेस्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि जो प्रेस थी, जो न्यूज़पेपर वगैरह थे, उनको दबाव डाला था उन पे कि ऐसा ऐसा आप नहीं छापेंगे, कुछ भी नहीं छापेंगे, इसलिए उनको उनके ऊपर दबाव ही डाल दिया। इंक्रीज्ड सोशल सर्विसेज, कि जो सोशल सर्विस थी वो इंक्रीज बढ़ा दी थी वो। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं ऑल ऑफ द अबव, ओनली सी, बी या बी एंड सी। ठीक है, तो इसमें से आपको आंसर निकालना है। इसका आंसर आप थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर है बी एंड सी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट कर दी थी उन्होंने, और प्रेस को भी दबा दिया था, प्रेस की फ्रीडम को दबा दिया था उन्होंने। तो ये इसका करेक्ट आंसर है बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन निकालना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है इनमें से। द इंडियन ब्रांच ऑफ आर्मी वॉज यूज फॉर एक्सपेंशन एंड ब्रिटिश आर्मी एज एन आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन,
या फिर देयर वॉज नाउ टू बी 1/3 ऑफ वाइट आर्मीज अगेंस्ट 14% बिफोर 1857। 1857 की लड़ाई से 14% ही आर्मी थी ब्रिटिशर्स की, और अब जो होगी वो 1/3 आर्मी होगी। ठीक है, तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कि ऑप्शन है ओनली ए इज़ करेक्ट, ओनली बी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, या नन इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ही सही थे। दोनों ही सही थे कि ये दोनों ही जो रीज़न थे ये हुए थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, सही से मैच नहीं है। इस आप क्वेश्चन जो है ये बहुत बारी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कई बारी पढ़ लेते हैं कि इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड है, ये नॉट को हटा के। तो इसमें से क्लियरली लिखा है कि नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही से मैच नहीं किया है। ठीक है, बैरकपुर मंगल पांडे कि मतलब जो बैरकपुर से मंगल पांडे ने लड़ा था, बैरकपुर जो है वो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, दिल्ली से बहादुर शाह 2 और जनरल भक्त खान ने लड़ा था, दिल्ली से मौलवी अहमदुल्ला ने भी लड़ा था, या लखनऊ से बेगम हज़रत महल, बिरजिस कादिर और अहमदुल्ला ने लड़ा था। सो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, ये जो मौलवी अहमदुल्ला हैं इन्होंने दिल्ली से नहीं लड़ा था, जबकि इन्होंने फैज़ाबाद से लड़ा था। फैज़ाबाद से लड़ा था इन्होंने, और इन्होंने एज अ जिहाद के नाम पे इन्होंने लड़ाई कर दी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, वो है मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सा कॉज है फेलर ऑफ रिवॉल्ट 1857। ठीक है, लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, या लैक ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी। कोड जो हैं वो हैं ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, या नीदर 1 नॉर 2। इनमें से कौन सा सही कारण है 1857 के रिवॉल्ट का। आप लोगों को तो पता है कि उस टाइम पे जो लैक ऑफ यूनिटी और कोऑर्डिनेशन थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, लोगों ने जो बड़े बड़े रूलर थे जैसे कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद हो गए, ठीक है, इंदौर से होलकर हो गए, ये सब इन्होंने, ग्वालियर से सिंधिया हो गई, इन्होंने जो साथ नहीं दिया था रूलर्स का लड़ाई करने के लिए, इसलिए भी ये यूनिटी नहीं थी उस टाइम पे और कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, और मिलिट्री स्ट्रेटजी बहुत ही बुरी थी, बहुत ही वीकनेस थी, क्योंकि कोई अच्छा लीडरशिप थी नहीं उस टाइम पे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, बोथ 1 and 2। ठीक है, अब चलते हैं कि लास्ट क्वेश्चन पे, या हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द सोशल रिलीजियस रीज़न फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, कि कौन सा इनमें से सोशल और रिलीजियस रीज़न है, रीज़न नहीं है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए, नहीं है, नॉट लिखा है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन है एडॉप्शन ऑफ फ्री ट्रेड इंपीरियलिज्म फ्रॉम 1800, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ, या फिर एबॉलिशन ऑफ सती इन 1829, या फिर हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा सोशल और रिलीजियस रीज़न नहीं है। ठीक है, सो आपको पता है कि एबॉलिशन ऑफ सती इन 1829 में हुआ था, ये रीज़न तो था, लेकिन ये भी सोशल और रिलीजियस रीज़न में ही आता है, और जो हिंदू विडो रीमैरिज है ये भी सोशल रिलीजियस रीज़न में ही आता है। अब जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी है वो भी इसी के अंडर आता है, सोशल और रिलीजियस के अंदर, लेकिन ऑप्शन जो ए जो है वो इसके अंडर नहीं आता। ठीक है, वो इसके अंडर नहीं आता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। ठीक है, एडॉप्शन ऑफ फ्री ट्रेड इंपीरियलिज्म फ्रॉम 1800, ये सोशल रिलीजियस के अंदर नहीं आता। ठीक है, ये आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब 21 कॉर्नर्स द अचीवर्स। ठीक है, ऐसी और रेगुलर अपडेट के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो थैंक यू एंड जय हिंद।